हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 का सेकंड लेसन 1 में ऑलरेडी करवा चुका हूं, आपको उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन 2 का नाम है वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज। तो इस लेसन में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों, जो ये पीडीएफ है काफी बड़ी है, तो इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है और जो पॉइंट्स है सिर्फ वही करवाऊंगा और जितनी भी अननेसेसरी चीजें उनको मैं स्किप करवाता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पिछले लेसन में हमने पढ़ लिया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं और क्या क्या फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए रिक्वायरमेंट्स है। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू सेव मनी, कि हम पैसों को कैसे बचा सकते हैं। अब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या अपनी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिनको आप यूज करके क्या आप मनी को काफी हद तक आप सेव कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी भी बोल सकते हैं। अब इस लेसन का एम है कि वो आपको बैंक का जो रोल है वो उसको समझा सके, कि इंश्योरेंस, जितने भी इंश्योरेंस के बारे में उसको समझा सके, जितने भी पोस्ट ऑफिस होती है उनका क्या काम होता है और उनकी क्या नीड्स होती हैं, वो सब आप इनके बारे में इस चैप्टर में आप जानेंगे। अब आपका टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है, जैसे कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गए और जितनी भी और भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आएंगी। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है प्रमोशनल एक्टिविटीज। अब देखिए, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, प्रोवाइड करवाती है फैसिलिटी। कौन कौन सी? वेंचर कैपिटल, पर्टिकुलर कैपिटल, सीड कैपिटल, है ना। जितने भी न्यू और टेक्निकल जो स्किल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको ये सब चीजें प्रोवाइड करवाती हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अब दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, किनको? क्या डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक्टिव वेंचर्स को, मतलब आकर्षित जो उद्यम होते हैं, मतलब जो वो कंपनीज वगैरह होती है उनको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है तो कौन करवाता है? यही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है प्रोवाइड करवाती हैं। अब देखिए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये क्या क्या करवाते हैं। देखिए, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते हैं उनको क्या क्रिएट करते हैं, जितने भी टेक पार्क होते हैं उनको क्रिएट करते हैं, रोड्स को बनाते हैं, वाटर को मैनेज करते हैं, तो काफी सारी चीजें करते हैं जो हमें क्या बहुत ही ज्यादा फायदा करती हैं। अगला है बैलेंस्ड डेवलपमेंट। अब देखिए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये काफी हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में। अब देखिए, जैसे कि रूरल एरियाज हो गए, सेमी अर्बन एरियाज हो गए, जो इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं तो उसमें जाके क्या ये बैंकिंग की कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जिनको क्या है, जैसे गांव के लोग हो गए उनको तब बैंक के बारे में, लोन के बारे में नहीं पता होता, तो उनको जाके क्या इन सब के बारे में बताते हैं, उनको क्या है उनके अकाउंट्स खुलवाते हैं, उनको करना सिखाती है कैसे क्या करना होता है। तो काफी बैंकिंग एक्टिविटीज करके क्या है गाँव के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब देखिए, जो डेवलपमेंट है उसका बैलेंस बना रहे तो उसके लिए क्या है, जो बैंक से अगर मान लीजिए कहीं सरप्लस जो कैपिटल होते हैं, मतलब जो डेवलप्ड एरिया में जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनके पास तो काफी सारे पैसे वगैरह होते हैं, लेकिन जो गांव के जो बैंक्स होते हैं आपको पता है उसमें कहाँ इतना पैसा होता है। तो ये डेवलप को बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, जितने भी जो अर्बन एरिया के जितने भी बैंक्स होते हैं उनकी जितनी भी कैपिटल होती है वो क्या थोड़ी सी जो उसकी कैपिटल उसको ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पे डेवलप नहीं है उस एरिया में, क्या ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उन लोगों को क्या ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सके, कोई लोन के लिए आए तो खाली हाथ ना जाए। तो क्या बैलेंस बनाए रखता है डेवलपमेंट के भी। और देखिए, डेवलपमेंट को बैलेंस बनाने के लिए क्या फंड को एलोकेट कर सकते हैं और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे हम क्या बैलेंस कर सकते हैं डेवलपमेंट को अर्बन और रूरल एरिया के बीच में। अगला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब देखिए, कहीं पर भी अगर बैंक खुलता है, पोस्ट ऑफिस खुलता है, जब भी खुलता है तो लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कोई भी एजुकेटेड और क्वालिफाइड पीपल होते हैं तो उनके लिए क्या जॉब की अपॉर्चुनिटी बनती है, उनको क्या नौकरी मिल सकती है, बैंक में अच्छी पोस्ट मिल सकती है, पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल सकती है, और भी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनमें जब भी वो स्टैब्लिश होते हैं तो वहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। अब आप इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको पेपर में भी बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, डायग्राम में क्या है, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब क्या क्या रोल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना, प्रमोशनल एक्टिविटीज और क्या है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज और बैलेंस्ड डेवलपमेंट। तो ये सब क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रोल्स हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं तो जितने भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं ये इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है, जैसे कि आपने जैसे आईफोन लेते हैं तो आप एक बार में तो उसके पैसे नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या देते हैं उसके महीने महीने वो ईएमआई देते हैं। तो आप इसी को ऐसे समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो यही क्या करते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यही करते हैं। आप मतलब एक बार में पैसा नहीं दे सकते तो आप महीने महीने एक पीरियड ऑफ टाइम पर आप अपने थोड़े थोड़े पैसे करके आप अपना जो भी आपने सामान लिया उसके पैसे चुका सकते हैं।
अब देखिए जो भी शॉर्ट टर्म डेप्ट होता है वो आपकी करंट लायबिलिटी होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया आईफोन का, तो आपको अगर आपने आईफोन के पैसे चुकाने हैं तो आपको विद इन अ ईयर चुकाने होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड हो गए, म्यूचुअल फंड्स में हो गए, तो आप उसमें पैसे सेव करेंगे तो आपके पैसों की वैल्यू बढ़ती है, जिससे कि आपको एक प्रॉफिट होता है। और इससे क्या है, जो आपकी शॉर्ट टर्म जो डेप्ट आप उसको भी इजीली आप पे कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगला फंक्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प्स इन अ कन्वर्जन ऑफ अ रिस्क इन्वेस्टमेंट इनटू अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिस्क है, तो उस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, तो उसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपकी हेल्प करते हैं। अब देखिए जब भी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं वो किसी चीज में भी हो सकता है, स्टॉक में हो सकता है, बॉन्ड्स में हो सकता है, या म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकता है। तो आप जब भी इन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क तो होता ही। जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं, अगर कंपनी बाय चांस वो दिवालिया हो गई तो आपके स्टॉक की वैल्यू भी गिर जाएगी। आपने 1 लाख के स्टॉक खरीदे, अब उनकी वैल्यू 0 हो गई तो आपका 1 लाख रुपए डूब गया। तो ये भी क्या रिस्क का मामला है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये आपकी हेल्प करते हैं, आपको सलाह देते हैं, जिससे आपका जो रिस्क है वो काफी कम हो जाए और आप एक अच्छे डिसीजन ले सके, जिससे आपको क्या प्रॉफिट हो। ये आपको कुछ ऐसी सलाह देंगे जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, रिक्योरिंग डिपॉजिट हो गया, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट हो गया। ये कुछ ऐसे डिपॉजिट है जिसमें आप अपने पैसों को स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब एक फिक्स डिपॉजिट की तरह। उसको आपको बाद में जाके फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसमें क्या इंटरेस्ट भी मिलता है आपको। अब देखिए आपके रिस्क को और भी कम करने के लिए जो बैंक है वो लोन दे सकते हैं, है ना, काफी लो इंटरेस्ट रेट पर, और काफी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको दे सकते हैं कि आप इस टाइम बाद भी आप लोन चुका सकते हैं, आपके टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। तो बैंक आपकी क्या काफी ज्यादा मदद करता है। जैसे आरबीआई हो गया, मान लीजिए कोई बैंक दिवालिया हो गया, उसमें आपके पैसे सारे डूब गए, तो जो आरबीआई बैंक है वो सभी बैंक को हैंडल करता है, तो वो आपके पैसों को नहीं डूबने देगा। तो ये क्या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपकी हेल्प करते हैं रिस्क को कम करने में। अगला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड अ होल रेंज ऑफ सर्विसेज टू एंटिटीज। अब इसका मतलब ये है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, पूरी एक होल रेंज, मतलब बहुत सारी एक ही बार में क्या आपको सर्विसेज दे देते हैं, जिससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब जैसे कि आपको एग्जांपल के दे रखा है, जैसे कि जो लैंडर्स होते हैं, मतलब जो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो MIS होता है यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको रिपोर्ट करके क्या पता लगा सकते हैं कि वो अपने क्रेडिट रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और जो लेंडर होते हैं जिससे वो पैसे बोरो कर सकते हैं, उससे टाइम टू टाइम क्या है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मांग सकते हैं, जिससे उनको पता रहे कि हाँ इतने देने इतने कट रहे हैं, तो सबको उसकी नॉलेज रहे, तो वो कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग सकते हैं रेगुलरली। और देखिए जो भी बैंक्स होते हैं वो आप पे मॉनिटर कर सकते हैं कि आप कितने पैसे ले रहे हैं, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, वो आप पे नजर रखते हैं कि आप पैसे देने की हालत में हैं कि नहीं है। वो आपकी एबिलिटी देखते हैं कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है, कितना लोन नहीं देना चाहिए, तो आप पे क्या पूरी नजर रखते हैं। इससे क्या आपको ही फायदा होता है। अगर आप ज्यादा लोन ले लेंगे तो भविष्य में चल के आपको क्या नुकसान हो सकता है, तो वो बैंक कितना ही लोन देती है जो आप भविष्य में चुका सकें, तो बैंक क्या आप पे मॉनिटर करता है। अगला टॉपिक है कैटेगराइजेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और दूसरा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब बैंकिंग में क्या जाता है सेंट्रल बैंक्स, और नॉन बैंकिंग में क्या जाते हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी होती हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जितनी भी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो सब क्या आ जाती हैं, नॉन बैंकिंग के अंदर आ जाती हैं। तो हम 2 तरीके से इनको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को। देखिए जो बैंक है वो क्या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि विड्रॉल्स हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, है ना, मोर्टेज हो गया, मतलब गिरवी, आप कुछ सामान गिरवी रखते हो उसके बदले पैसे लेते हैं, है ना। तो ये कुछ टाइप के जो लोन्स और होते हैं ना, तो ये सब क्या बैंक्स आपको प्रोवाइड करवाता है। बैंक्स आपको क्या और भी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, है ना, जैसे कार्ड चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स एंड करेंसी कन्वर्जन, जैसे कि आप डॉलर को इंडियन रुपीज में करवा सकते हैं, या इंडियन रुपीज देके आप किसी भी कंट्री की मुद्रा ले सकते हैं। तो ये सब कौन सी चीजें, जितनी भी फैसिलिटीज है सब बैंक प्रोवाइड करवाता है आपको। और देखिए जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी कंट्री का। अब देखिए हमारे इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से बनी हुई है, बैंकिंग सिस्टम की वजह से बनी हुई है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि बैंक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। पहला है इनकरेज पीपल्स टू सेव मनी। अब देखिए जो बैंक है ये लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो अपने पैसों को सेव करें, क्योंकि आपको पता है कि पैसों को सेव करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो बैंक क्या करता है, वो उनको क्या काफी सारे ऑफर्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि हाई इंटरेस्ट रेट, मतलब वो क्या ज्यादा इंटरेस्ट देता है, अगर आप पैसे सेव करते हो तो आपको इंटरेस्ट देता है, काफी सारी डिपॉजिट स्कीम्स बताता है उसकी तरफ जो आपको अट्रैक्ट कर सके, तो ये आपको इंकरेज करता है, जिससे ऐसे कई सारी पॉलिसी निकालता है, ऑफर्स निकालता है, जिससे कि आप अपने पैसों को सेव कर सके बैंक में। दूसरा है द फैसिलिटी ऑफ कैपिटल ट्रांसफर। इसका मतलब ये है जो बैंक है वो एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल लेस रेट पर क्या मनी को ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि आप पेटीएम का यूज करते हैं तो आप अपने पैसों को किसी और को भेज रहे हैं, तो क्या बैंक क्या है तुरंत आपके पैसों को किसी और के अकाउंट में भेज देता है, और बिल्कुल भी इस पे क्या है जो वो है इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं लेता है। तो ये भी क्या एक तरह की आपकी इंपॉर्टेंस है बैंक की। जैसे कि आपके जो चेक वगैरह हो जाते हैं, आप चेक देते हैं तो बैंक में देते हैं, तो बैंक क्या आपके पैसों को किसी और के बैंक में ट्रांसफर कर देता है। तो ये सारी क्या फैसिलिटीज जो है बैंक देता है, तो इससे क्या बैंक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है।
अगला है आपका फाइनेंस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। देखिए जो बैंक्स होते हैं ये क्या कलेक्ट करते हैं, स्मॉल एंड सिग्निफिकेंट सेविंग ऑफ द कंट्री, मतलब जो जितने भी कंट्री के लोग हैं उनकी क्या सेविंग को ये कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, यूज देम फॉर प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के लिए उनका यूज कर देते हैं। अब देखिए जो बैंक्स होते हैं ये कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब देखिए जो बैंक्स होते हैं वो टाइमली क्या है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो उनको क्या वो असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और जितने भी जो लार्ज स्केल पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसमें क्या है, सबसे बड़ा किसका रोल होता है, बैंक का रोल होता है। जो बैंक है उसी की मदद से क्या कोई भी जो लार्ज अमाउंट है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, और बैंक को एज अ क्रेडिट भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं ये जब भी पैसे को देती हैं तो क्या करती हैं, क्रेडिट कर देती हैं, यानी बैंक अपनी तरफ से पैसे देता है, फिर ये अपने बैंक को वापस पैसे दे देती है बाद में। अगला है एड टू गवर्नमेंट। देखिए जितने भी बैंक्स होते हैं वो तो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं गवर्नमेंट को। जितने भी जो इकोनॉमिक प्लानिंग्स और डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं तो क्या बैंक अपने फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाती हैं। अब देखिए जो गवर्नमेंट है जब भी वो बॉन्ड्स खरीदती हैं, है ना, सर्टिफिकेट्स खरीदती हैं, और जितने भी डीमैच्योर्स होते हैं, मतलब और भी कई सारी चीज़ें जो होती हैं जब भी वो खरीदती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, बैंक का ही होता है। अब आप इस डायग्राम को भी देखिए। अब देखिए सबसे टॉप पे कौन सी बैंक होती है, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। अब उसके अंदर दो बैंक्स आती हैं, एक तो कमर्शियल बैंक्स और कॉर्पोरेटिव बैंक्स। अब देखिए कमर्शियल बैंक के अंदर जो पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हो गई, फॉरेन बैंक्स हो गई और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गई, तो ये सब किसके अंदर आती है, कमर्शियल बैंक्स के अंदर। अब देखिए जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स होती हैं इसके अंदर कौन सी आती है, अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स और रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक्स। अब देखिए आपने स्ट्रक्चर को देखा, हम एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहला है सेंट्रल बैंक। अब देखिए जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसको हम क्या बोलते हैं, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए जो आरबीआई होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है मैनेज करने में नेशन की करेंसी को। और देखिए जितने भी जो जेन्युइन नोट होते हैं, जो 100 रुपए का नोट हो गया, 1000 रुपए का नोट हो गया, 500 रुपए का नोट हो गया, तो इनको सप्लाई करने का भी किसका काम होता है, आरबीआई का काम होता है। अब देखिए जो आरबीआई होता है वो एक गवर्नमेंट बैंकर की तरह काम करता है और ये काफी सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है और काफी सारे रूल को सेटअप करता है। अब देखिए फंक्शंस ऑफ आरबीआई। द बैंक रेगुलेट्स सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज। जो इंडियन रुपीज की सप्लाई है उसको बैंक रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मनी। आरबीआई है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके मनी की भी देखभाल करता है। अब देखिए नोट से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज होते हैं उनको कौन हैंडल करता है, आरबीआई। और जो आरबीआई होता है ये सारे नोट को प्रिंट करता है एक्सेप्ट 1 रुपीज के नोट को, मतलब 1 रुपए का नोट ही नहीं छापता, बाकी सारे नोट आरबीआई छापता है। अब देखिए जो आरबीआई है जितनी भी हमारी जो कंट्री में बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता है, चाहे वो सेंटर के हो या स्टेट गवर्नमेंट के बैंक्स हो। और देखिए जो आरबीआई होता है, गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है फाइनेंस से रिलेटेड तो आरबीआई का उसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है। इट इज द बैंकर ऑफ बैंक्स, मतलब ये बैंक्स का भी बैंकर है। सच में ये आरबीआई बहुत ही भयंकर है। अब है कमर्शियल बैंक्स। अब देखिए जो कमर्शियल बैंक होता है आप इसमें क्या अपने पैसों को सेव करवा सकते हैं, ये डिपॉजिट भी लेते हैं और आप क्या चेक भी यूज कर सकते हैं, चेक भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। और देखिए कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जितने भी बिजनेस हो गए, पर्सनल जो भी आपके अकाउंट्स हो गए उनकी भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जो मोर्टेज लोन हो गए, जो आप गिरवी रखते हैं कोई भी सामान उस पर भी आपको लोन दे सकते हैं। और भी कई सारे जो एसेंशियल जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं इनको भी क्या ये ऑफर करते हैं। अब देखिए जैसे कि सीडीएस हो गया यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, मतलब जो अभी आपने पैसे डिपॉजिट करें उसका सर्टिफिकेट आपको देंगे। और क्या जो आपके सेविंग अकाउंट्स हैं या इंडिविजुअल हो या स्मॉल बिजनेसेस हो तो उस पर भी क्या ये सर्टिफिकेट देंगे। देखिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनका बस प्राइमरी फंक्शन ये है कि ये क्या डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगी और लोन को ग्रांट करेंगी, मतलब ये क्या है पैसे आपके सेव कर लेंगी और आपको लोन देंगी। इनका मेन काम बस यही है, या तो वो पब्लिक के लिए हो, कॉर्पोरेट के लिए हो, गवर्नमेंट के लिए हो, बस इनका ये काम है, 2 काम है बस इनके। अब देखिए कमर्शियल बैंक के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है पब्लिक सेक्टर। अब देखिए जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक्स होते हैं इसको उसी देश की गवर्नमेंट नेशनलाइज करती है, जैसे कि एसबीआई। जो एसबीआई है ये भी क्या है, एक नेशनलाइज गवर्नमेंट है, मतलब एक देश की गवर्नमेंट है। और ये किसके अंडर काम करती है, आरबीआई के अंडर काम करती है। आरबीआई जितने भी रूल्स और गाइडलाइंस बनाता है उसके अंडर इन सभी बैंक्स को काम करना होता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए दे रखा है आरबीआई, और जो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो ये सब क्या जो नेशनल बैंक है ये किसके अंडर आते हैं, आरबीआई के अंडर। और ये सारे वही काम करेंगे जो आरबीआई इनसे चाहे। दूसरा टाइप है प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है ये इसमें ऐसे बैंक आते हैं जो प्राइवेट होते हैं। इन बैंकों को या तो कोई बिजनेस के पर्पस के लिए या कोई इंडिविजुअल होल्ड करता है, मतलब इनकी जो पूरी कैपिटल है बैंक की वो किसके पास होती है, किसी इंडिविजुअल के पास होती है। और जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं ये किसी कंपनी द्वारा रजिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर नहीं होते। लेकिन जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं उनको क्या आरबीआई के जितने भी रूल और रेगुलेशन है उनको फॉलो करना होता है। अगर वो फॉलो नहीं करते तो आरबीआई उन पे क्या फाइन लगा सकता है या उनको उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो खारिज कर सकता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स है जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो ये कुछ टाइप के बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं। तीसरा टाइप है फॉरेन बैंक्स। अब ये जो फॉरेन बैंक्स होते हैं इनको फॉरेन प्रमोटर के द्वारा मैनेज किया जाता है। इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो भी फॉरेन कंट्रीज में होता है और इनको ऑपरेट डिफरेंट कंट्रीज से किया जाता है।
जैसे कि आपको दे रखा है HSBC, तो ये क्या है, एक बैंक, फॉरेन बैंक है जो किसी देश में लगाया जाता है और ऑपरेट किसी दूसरे देश से किया जाता है। एक बैंक और है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये भी क्या, फॉरेन बैंक है। अब हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेटिव बैंक। अब देखिए जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं ये स्मॉल साइज्ड फाइनेंशियल एंटिटी होते हैं, मतलब इनमें जो लोग काम कर रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जैसे कि बैंक मेंबर हो गया और कस्टमर हो गया, बस और कोई नहीं होता। ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है ये किसी स्मॉल ग्रुप द्वारा बनाई जाती है जिनकी जो इंटरेस्ट है वो कॉमन होता है। और ये जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं ये म्यूचुअल बेनिफिट्स के बेस पर काम करते हैं। अभी जितने भी कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं ये RBI द्वारा रेगुलेट होते हैं और स्टेट कॉर्पोरेटिव एक्ट के द्वारा रजिस्टर होते हैं। अब देखिए कॉर्पोरेटिव के भी दो टाइप है, एक तो अर्बन और एक रूरल। तो ये जो अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो अर्बन और जो सेमी अर्बन सेंटर होते हैं वहाँ पर जितने भी बैंक होते हैं उनको हम अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक बोलते हैं। हिंदी में हम इनको बोलते हैं शहरी बैंक, यानी शहर के जितने भी बैंक आते हैं। देखिए जो बैंक होते हैं मोस्टली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो छोटे व्यापारियों के लिए ये बैंक सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अब देखिए जो UCBs हैं और जो कमर्शियल बैंक है इनके बीच में क्या अंतर है, ऑर्गेनाइजेशनल ओनरशिप का। जैसे जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसमें कोई एक व्यक्ति उनको पूरे बैंक को ओन करता है, और जो UCBs होते हैं इनमें कोई ग्रुप करता है ओन, है ना, कोई एक व्यक्ति ओन नहीं करता, कोई सोसाइटी या कोई ग्रुप ओन करता है। अब अगला है रूरल। अब देखिए जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होती है उसका मेनली काम क्या होता है, वो एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करवाती हैं और वो अपने नाम के पीछे का बैंक लगा लेती हैं। ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अब देखिए ये जो बैंक्स होते हैं इनमें कोई भी अकाउंट वगैरह नहीं खुलता और चेकबुक का भी इनमें कोई काम नहीं होता। ये सिर्फ क्या करते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं इन सोसाइटी के उनसे बस ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब ये पैसों को जमा कर लेते हैं, उनके पैसों को सेव करके रखते हैं। ये कोई उनका अकाउंट नहीं खोलते, कोई उनको चेकबुक नहीं देते, कोई पासबुक नहीं देते, कुछ नहीं देते, वैसे पैसे क्या सेव कर लेते हैं उनके। न्यू गवर्नमेंट बैंक स्कीम्स। तो गवर्नमेंट की पहली स्कीम है GCC, जनरल क्रेडिट कार्ड। तो इसमें क्या होता है, जो सेमी अर्बन और जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें जितने भी बैंक्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं, GCC यानी जनरल क्रेडिट कार्ड अप टू 25,000 तक। मतलब जब भी आपको कोई पैसे देने हैं इमरजेंसी में तो आप 25,000 तक आप क्रेडिट कर सकते हैं और इन 25,000 को आप बैंक को वो 1 महीने बाद या कुछ महीने बाद क्या बैंक को वापस कर सकते हैं। तो ये क्या एक तरीके की स्कीम है। अगली स्कीम है फिनटेक। तो ये जो फिनटेक है एक तरह की मोबाइल ऐप है या सॉफ्टवेयर है, एक टेक्नोलॉजी एक तरह की। तो ये फिनटेक स्टार्टअप क्या करता है, लो कॉस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को ऑफर करता है, जिससे क्या होता है कस्टमर का जो मनी है वो सेव होता है और वो क्या करता है उस पैसे को यूज करता है अदर टेक्नोलॉजी में। अगली स्कीम है बैंक लेड AEPS। इसका फुल फॉर्म है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसकी वजह से जितने भी जो बिजनेसेस होते हैं वो इजीली जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है उनको कर पाते हैं, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल्स एंड रिमिटेंस। अब देखिए हमने बैंक सेक्टर के बारे में पढ़ा। अगला सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। अब देखिए जो इंश्योरेंस होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, एक इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस ले रहा होता है और एक इंश्योरेंस कंपनी। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं इंश्योरेंस। अब देखिए इंडिविजुअल को हम बोलेंगे इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी को हम बोलेंगे इंश्योरर। अब देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इस इंडिविजुअल को इंश्योर करती है कि जब भी आपका कभी एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसमें जितना भी आपका नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन, हम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी करेगी उसका भरपाई। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। पहला है स्प्रेड रिस्क। देखिए रिस्क क्या है, हर जगह फैला हुआ है। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पे भी रिस्क है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी रिस्क है, तो हर जगह क्या रिस्क है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ये आपको प्रॉमिस करती है कि आपको ये सेफ गार्ड करेगी, क्या है आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉपर्टी को, या फिर आपका कोई भी बिजनेस है उसको क्या इंश्योर करेगी। दूसरा है इंश्योरेंस। तो जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर होते हैं, जो भी उसके जो एसेट्स होते हैं, जो भी फाइनेंशियल रिस्क होती है, तो उसको कौन इंश्योर करता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लिया जिसकी इंश्योरेंस नहीं है, अगर वो लॉस हो जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर उसमें अगर इंश्योरेंस आपने ले रखा है किसी प्रोडक्ट का, अगर वो लॉस भी हो जाता है तो आपकी भरपाई कौन कर देगा, इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। तीसरा है लीगल प्री रिक्विजिट्स। देखिए ऐसे कई सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिसमें जो इंश्योरेंस लेना क्या है लॉ की तरफ से मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल जो फायर इंश्योरेंस होता है वो सबके लिए लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आग लगती है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अगला है कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए जो पॉलिसी होल्डर के जो प्रीमियम होता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उसको क्या है जो प्रीमियम है उसको क्या पुल कर लेती है एज अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल। और फिर ये जो कैपिटल ली जाती है, कैपिटल का मतलब होता है कि पैसे यानी रुपए लिए जाते हैं, तो इस कैपिटल का क्या यूज करती है वो किसी और कंपनी में यूज कर सकती हैं एज अ फंडिंग, किसी प्रोजेक्ट को फंडिंग के रूप में या फिर इनकम जनरेट करने के लिए यूज कर सकती है।
अब जैसे जो दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसे कमाते हैं, वैसे ही जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कैसे पैसे कमाती है, जितने भी जो पॉलिसी होल्डर होते हैं वो जब भी प्रीमियम लेते हैं तो वो पैसा क्या है अपना इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो इसी जो पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं उसी से जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसी पैसे को सेव करके अपना प्रॉफिट कमाती हैं। अब देखिए जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है ये कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो चलिए जानते हो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। तो देखिए जो ट्रस्ट होता है एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई भी जो पॉलिसी होल्डर है वो कोई भी प्रीमियम नहीं खरीदेगा, है ना, कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेगा। तो जो एक ट्रस्ट है ये बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ट्रस्ट बिल्ड कर लेती है जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी टिक पाती है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति है तो उसके जो भी कोई पॉलिसी ले रहा है तो उसकी क्या उसमें रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए जब भी वो कोई पॉलिसी लेगा। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंपेंसेशन। अब देखिए कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। आपने सुना होगा कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसको क्या मुआवजा दिया जाता है, यानी कंपनसेशन दिया जाता है। तो यही क्या ये प्रिंसिपल है कि मतलब जब भी कोई व्यक्ति कोई भी पॉलिसी ले रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है, तो उस इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व होता है कि जब भी कोई उसके साथ दुर्घटना हो या एक्सीडेंट हो तो उसको कंपनसेट करे, यानी कंपनसेशन दे। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो व्यक्ति को इंश्योर करती है कि जब भी आपका कोई डैमेज होता है, आपके कोई लॉस होता है, तो जो थर्ड पार्टी जिसने आपका लॉस करा है तो उससे क्या आपको वो कंपनसेशन दिलवाएगी। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं तो मान लीजिए दीक्षा नाम की लड़की है और दीक्षा क्या है कार चला रही है रात को और किसी और ने कोई पी पा के क्या है उसको ठोक दिया। तो उसकी जो कार की जो जितना भी नुकसान हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने उस कार को ठोका है तो उस दीक्षा को क्या उससे कंपनसेशन दिलवाएगी या उसके खिलाफ क्या लीगल वो एक्शन भी ले सकती है। और फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये है जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो लोगों के अलग अलग लाइफ के पार्ट को इंश्योर करती है, जैसे कार इंश्योरेंस हो गया, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो जितने भी अलग अलग पार्ट है, अगर कोई कंपनी एक ही पार्ट को लेके इंश्योर करती है तो जो भी इंडिविजुअल है तो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। न्यू गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम। अब देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंश्योरेंस देने में। अब देखिए जो गवर्नमेंट है वो लोगों के फायदे के लिए काफी सारे उनके लिए इंश्योरेंस प्लान करती है और काफी सारे स्कीम्स लाती है। 18 से 70 साल के लोगों के लिए जितनी भी जो स्कीम्स अवेलेबल है उनको गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया जाता है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए जिससे उनकी सिक्योरिटी बनी रहे तो उनके लिए क्या इंश्योरेंस कम पेंशन स्कीम। अब देखिए कुछ स्कीम्स और हैं जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स। तो ये जो योजना है ये मोस्टली फार्मर के लिए, ये फार्मर को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। जब भी मान लीजिए वो अपनी क्रॉप उगाते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण उनकी जब क्रॉप डैमेज हो जाती है या ख़राब हो जाती है तो ये जो बीमा है काफ़ी ज़्यादा उनके लिए काम आता है, ये इंश्योरेंस। तो ये क्या सरकार लोगों जो फार्मर है उनका इंश्योरेंस करके देती है। देखिए इंश्योरेंस से क्या होता है, उनकी जो क्रॉप है वो तो सेफ रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है, और उससे क्या होता है जो फार्मर की जो इनकम है वो भी स्टेबल रहती है। और इस योजना के तहत जो फार्मिंग है वो कंटिन्यूअस रहती है। इन इंश्योरेंस के द्वारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो क्रेडिट रिसीव करता है। अब देखिए एक और नई स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये जो योजना है ये नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन है। इस योजना का प्लान है कि सबको क्या फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता चले, उनको बैंक का यूज करने का पता चले कि बैंक को कैसे यूज किया जाता है, उनको कम से कम उनके जो खाते हैं वो खुलवाए जाए, बैंक अकाउंट खुलवाए जाए, ताकि वो बैंक में जाएं, उनको पता चले कि लोन कैसे लेते हैं, लोन के बारे में पता करें, उनको अकाउंट के बारे में पता करें, चेकबुक क्या होती है, पासबुक क्या होती है, अकाउंट कैसे खुलवाते हैं इसके बारे में पता चले। तो इस योजना का मेन मकसद ये है कि हर जो भी देश में रह रहा है बंदा उसका अकाउंट होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए बैंक को कैसे यूज करते हैं। ये योजना है ये लोन भी गारंटी करती है, इंश्योरेंस भी देती है, पेंशन भी देती है। और देखिए जिसके पास रुपए का कार्ड होता है उसको क्या जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है वो भी इस योजना के तहत रिकवर हो जाता है। और ये जो योजना है ये अर्बन के लिए और रूरल के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखिए जो भी कोई इंडिविजुअल अपना ओपन करवाता है अकाउंट तो उसको क्या डेबिट कार्ड मिलता है, रुपए कार्ड मिलता है, मतलब इंडिजीनियस मतलब इंडिया का ही डेबिट कार्ड मिलता है जिसको हम रुपए कार्ड भी बोलते हैं। जो भी आपको जो आपने अगर अकाउंट खुलवाया होगा आपको जो डेबिट कार्ड मिला होगा उस पर लिखा होगा रुपए कार्ड। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इस स्कीम में क्या होता है कि किसी की अगर डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल तो उसके बैंक में ऑटोमेटिकली क्या पैसे डेबिट हो जाते हैं, मतलब पैसे आ जाते हैं। अगर उसको कोई मुआवजा देना होता है किसी का एक्सीडेंट में तो उसके अकाउंट में अपने आप ही पैसे आ जाते हैं जो घर वाले उसके यूज कर सकते हैं। और इस स्कीम के अनुसार अगर बैंक अकाउंट के लिए जब भी आप केवाईसी करवाएंगे तो आधार कार्ड उसके लिए प्राइमरी मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री ब्याज बंधन योजना। तो इस स्कीम में क्या होता है जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC की मदद से जितने भी जो 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, 60 साल या उसके ऊपर के जो लोग होते हैं तो उनको क्या पेंशन ग्रांट करती है। तो इससे क्या होता है कि उनका जो रिटायरमेंट होता है वो सिक्योर हो जाता है।
और जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है उस पे जो इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो प्रोटेक्ट रहती है। मतलब अगर किसी को 1 लाख पेंशन मिल रही है तो उसको 1 लाख ही मिलेगी, मतलब ना ज़्यादा बढ़ेगी ना ज़्यादा कम होगी, कोई असर नहीं होगा, मतलब फिक्स रहती है। अब देखिए हमने बैंक सेक्टर पढ़ लिया, इंश्योरेंस सेक्टर पढ़ लिया, अब हमारा आखिरी है पोस्टल सेक्टर। अब देखिए जो पोस्टल सेक्टर होती है इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। पहला है इन्वेस्टमेंट स्कोप। अब देखिए जो इंडियन पोस्टल सर्विस होती है ये बहुत ही सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ऑफर करती है, जैसे कि टैक्स इम्प्लीकेशंस, इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम्स। जो भी रिटर्न आता है वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू मीट इन्वेस्टर प्रेफरेंस। अगला है सेफ एंड फिक्स्ड रिटर्न। अब देखिए जो पोस्ट ऑफिस सेविंग प्लान्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं और इनमें ज़्यादा पेपर वर्क की भी जरूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी कम पेपर वर्क होता है और ये सेफ होते हैं और इनमें जो भी रिटर्न मिलता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो खुद इसे नियंत्रित करती है। अगला है स्टेबल रिटर्न। अब देखिए जो पोस्टल सर्विस होती है इनके जो प्लान्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए होते हैं। देखिए ओवर मोर देन 15 ईयर, मतलब 15 साल से भी ज़्यादा के इनके प्लान्स होते हैं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में स्टेबल रिटर्न और गारंटी रिटर्न पाने के लिए आप अपनी होल्डिंग में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अगला है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए जो पोस्ट ऑफिस होता है वो काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, सेविंग्स, डिपॉजिट्स और भी रिटेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि बिल कलेक्शन हो गया और फॉर्म सेल हो गया, जिससे इंडस्ट्री और कॉमर्स का एक्सपेंशन हो सके। अगला है नेशनल कनेक्टिविटी। अब देखिए जो पोस्ट ऑफिस है ये लेटर भेजने की जगह से भी कई बढ़कर है। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज ने नेशन को कनेक्ट किया है और डेवलप्ड भी किया है। न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ द पोस्टल सिस्टम। अब देखिए जो इंडियन पोस्टल सिस्टम है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पोस्टल सिस्टम है। अब देखिए जैसे वक्त के साथ साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं, वैसे ही जो पोस्ट ऑफिस है वो भी बदल चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी मैनुअल काम था वो सब खत्म हो चुका है, अब सब इंटरनेट पे होता है। अब यहाँ पे इंटर कनेक्टिविटी आ गई है, अब यहाँ पे सारा काम होता है या तो एटीएम से, देखिए एटीएम आ जाता है, इंटरनेट मोबाइल एप्लीकेशन आ जाती है, जितनी भी टेक्स्ट मैसेज होते हैं वो भी क्या इंटरनेट के द्वारा होते हैं। अब देखिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं CBS, तो ये क्या कंपोनेंट है इंडियन पोस्ट ऑफिस का। तो इसकी मदद से जो भी कंज्यूमर है वो पूरी इंक्वायरी कर सकता है, अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको कंप्लीट कर सकता है, उसका कोई भी टाइम या लोकेशन जान सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है किसी भी ट्रांजेक्शन की। और तो जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस कर दिया कि जो पोस्ट ऑफिस है वो अब बैंक है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया उन्होंने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB। अब ये जो IPPB बैंक होते हैं ये डिफरेंट होते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से यानी POSA। तो मतलब IPPB POSA से डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये जो POSA अकाउंट होता है हम इनको कंबाइन कर सकते हैं IPPB अकाउंट से। अब आप ये टेबल देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला है टाइप ऑफ अकाउंट। अब देखिए जो IPPB है ये क्या 3 टाइप के सेविंग अकाउंट को ऑफर करता है, रेगुलर, डिजिटल और बेसिक। और देखिए जो POSA है ये सिर्फ बैंकिंग ऑफर करता है, रेमिटेंस सर्विसेज ऑफर करता है जो हर कोई बैंक ऑफर करता है। अगला है डिपॉजिट। तो IPP बैंक में क्या होता है कि आप इसमें 0 बैलेंस से भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और यहाँ पर आपको क्या 20 रुपए तो मिनिमम आपको डिपॉजिट करने ही होंगे अकाउंट में। अकाउंट मिनिमम बैलेंस। अब देखिए IPPB में आपको कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप क्या 0 बैलेंस भी रख सकते हैं, लेकिन वहीं पर आपको POSA में कम से कम आपको 50 रुपए तो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। अकाउंट मैक्सिमम बैलेंस। अब देखिए IPPB में आप कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख रुपए रख सकते हैं और वहीं पर यहाँ पे जो POSA यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप यहाँ पे कितना भी पैसा रख सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग। अब देखिए IPPB में न्यू डोर स्टेप बैंकिंग फीचर है और POSA में नहीं है। गवर्निंग अथॉरिटी। अब देखिए जो IPPB है इसको RBI रेगुलेट करता है और POSA को यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।